हेलो डियर फ्रेंड, आईटी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने 2 क्लास पहले निमी की ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चन बैंक थी उसके 2 क्लास हमने कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन टोटली देख लिए थे। और आज की क्लास के अंदर हम जो आपके मॉड्यूल फर्स्ट है उस मॉड्यूल फर्स्ट के आपके क्या है 50 क्वेश्चन के आगे जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम देखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट के मॉड्यूल आपका सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट। ठीक है, तो बेसिक फिटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन देख रहे हैं। और निमी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो रेलवे के अंदर भी आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे भाई। तो देखो, सबसे पहले हमने 50 क्वेश्चन देख लिया था और 51 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नेम ऑफ द फाइल, इन फाइल का नाम क्या है। तो फाइल का नाम आपको बताना है, ये वैसे विशेष फाइल के अंतर्गत आती है ये फाइल। तो इस फाइल का नाम क्या है, बेरेट फाइल है, रिफलर फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है या मील्सा फाइल है, और इसका नाम आपको बताना है। तो इसमें आपके जो फाइल का डायग्राम दे रखा है वो कौन सी फाइल है, बेरेट फाइल है। बेरेट फाइल जो आती है वो ज़्यादातर आपके डाई सिंकिंग या इनग्रूविंग तथा आपके मतलब आपके ऐसे बोल सकते हैं मतलब सिल्वर स्मिथी शॉप के अंदर ये कार्य में यूज होती है, ऐसे बोल सकते हैं। इसका इसका यूज जो होता है सिल्वर स्मिथी शॉप के अंदर होता है भाई। आपके 51 नंबर जो फाइल है वो आपको डायग्राम में दिख रही है, ये सेट के अंदर आती है। अलग अलग आपके 10 सेंटीमीटर की लंबाई के अंदर 12 रेतियों का एक सेट आता है। फिर अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में क्या है, 52 नंबर के अंदर वाइस का नाम बताना है। तो वाइस का नाम क्या है, पिन वाइस है, और पिन वाइस का उपयोग में छोटी छोटी गोल रोड को पकड़ने में यूज होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपके पूछा है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडर मशीन का यूज किया जाता है। तो हैवी ड्यूटी के लिए किस ग्राइंडर, तो बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, या फिर आपके पेडेस्टल ग्राइंडर या सरफेस ग्राइंडर। तो जो आपका पेडेस्टल ग्राइंडर है वो आपके हैवी ड्यूटी कार्यों के अंतर्गत यूज किया जाता है, भारी कार्यों में यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपके क्या है नीचे फर्श के ऊपर लगा रहता है फाउंडेशन बोल्ट के माध्यम से। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का यूज करते हैं। तो चेन ड्रिलिंग, जैसे आपने ड्रिलिंग कर दी है एक सीध के अंदर, आपने एक ही लाइन के अंदर आपने होल बना दिए, तो ये चेन हो गई, यानी एक कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई आपकी ड्रिलिंग हो रही है। उसको चेन को आपको ये बीच का मटेरियल है इसको हटाने के लिए आपके क्या है, वेब छेनी का यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, इसके अंदर वेब छेनी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, 55 नंबर में, लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल, यानी आरी के दांतों को तेज करने के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बेरेट फाइल, टिंकर फाइल, मील्सा फाइल या रिफलर फाइल। तो आपके जो है मील्सा फाइल जो आती है उसका यूज है वो हमें लकड़ी के दांतों को तेज करने में करते हैं भाई। आगे देखो, आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। ये मैंने क्वेश्चन काफ़ी बार बता भी दिया है। तो पिन पे फेस पे और चिक पे ऑयल होल के ऊपर। तो हथौड़े का जो वजन है वो चिक के ऊपर, यानी चिक का दूसरा नाम आपका पोस्ट भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशासित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आपके क्या है जो क्लियरेंस एंगल है वो आपका इसमें कम है। तो क्लियरेंस कोण आपके कम होगा तो छेनी क्या करेगी, आपके धातु सतह के ऊपर रगड़ खाएगी और कटिंग नहीं करेगी। जैसे छेनी का ये एंगल होता है ना, तो ये जॉब के ऊपर ये जो भी आप छेनी का आपके निचली सरफेस ये और इसके जॉब के ऊपरी सरफेस के बीच में जो एंगल होता है ये आपका क्लियरेंस एंगल होता है। वैसे साधारणतः 10 डिग्री रखा रह जाता है, लेकिन ये 10 डिग्री का नहीं है, कम है। तो कम होगा तो फिर छेनी क्या होगी, ऐसे धातु के ऊपर रगड़ खाएगी, यानी कटिंग नहीं करेगी। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है देखते हैं। तो कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाती है, यानी ये जॉब के अंदर घुसेगी नहीं, चीजल फिसल जाएगी। कटिंग एज अंदर घुस जाएगा और कट और घेरा होगा, भाई कट ज़्यादा घेरा होगा। कटिंग एज टूट जाएगी और छेनी की कटिंग एज आपकी सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपके क्या है कटिंग एज इसके अंदर घुसेगा ही नहीं जॉब के अंदर। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टीज का नाम बताइए। तो टूटे बिना ही धातु क्या करती है, आपके धातु का विरोध करती है, यानी खींचने पर भी नहीं टूटे, दबाने पर दबे नहीं, खींचने पर खींचे नहीं, तो वो बताना है। तो मजबूती जैसे बोल सकते हो। तो डक्टिलिटी, टेनासिटी, इलास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी। तो इसमें आपके आएगा टेनासिटी। टेनासिटी होती है जो आपके क्या है तन्यता बलों का विरोध करती है और टूटती नहीं है ये धातु। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में ये भाग का नाम पूछा है। तो माइक्रोमीटर में ये भाग का नाम है एनविल। क्या हो जाता है, एनविल नाम इसका राइट हो जाता है, ये हो गया एनविल। अगला क्वेश्चन देखो,
मीटर की आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी आपको बताना है, तो कितनी होती है? 0.01 mm आपके होती है भाई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है वो आपका पॉइंट होता है ये, और इस वाले भाग को पॉइंट बोलते हैं। और ये जो आपका एंगल हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल इसको बोला जाता है। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? लैंड, लिप, फ्लैंक या बिंदु कोण। तो इसका आंसर राइट हो जाए बिंदु कोण, यानी ये कौन सा है? पॉइंट एंगल। साधारणतः कितना रखा जाता है? 118 डिग्री का रखा जाता है भाई, ठीक है ना। और फिर अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रिल सेंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो ड्रिल जो सेंक होती है उसके अंदर जो टेपर होता है, देखो जहाँ पर भी आपको क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखो ड्रिल बोल दे आपका, एक लेथ मशीन बोल दे कहीं पर भी, ठीक है, और उसमें आपको टेपर पूछ ले, तो सारों की सारों जगह आपको अगर कोई याद नहीं आ रहा है तो आपको मोस्ट टेपर करना है। जो मोस्ट टेपर होता है उसका अनुपात होता है 1:20। अब आपको ये क्वेश्चन मेरे को बताना है कि जो मोस्ट टेपर होता है वो कितने साइज के अंदर मिलता है। साइज आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि साइज कितना होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मशीन स्पिंडल से ड्रिल पर सॉकेट निकालने के लिए किसे का उपयोग किया जाता है? यानी मशीन के स्पिंडल से आपके ड्रिल या सॉकेट को निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हमेशा देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रिल से जो आपका ड्रिल मशीन का स्पिंडल होता है, जैसे ये ड्रिल मशीन का स्पिंडल है और इसमें आपकी ड्रिल लगी हुई है, चाहे सॉकेट लगा हुआ है, चाहे स्लीव लगी हुई है, इन तीनों को इनसे आपके ड्रिल स्पिंडल से अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रतिबंधित स्थानों में उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम बताइए। प्रतिबंधित स्थानों का मतलब क्या होता है कि चारों ओर से क्या होते हैं? स्थान आपके घिरे हुए होते हैं, जैसे कि कोई खड्डे के अंदर या कोई आपके क्या है, घेरे होल के अंदर आपको क्या करना है? टेपिंग करना है। जैसे भाई मान लीजिए कोई जॉब है, अब ये जॉब है, जॉब आपका कुछ इस प्रकार का है और यहाँ पर आपको क्या करना है? इसमें टेपिंग करना है यहाँ पर। तो ये क्या है? चारों ओर से प्रतिबंधित है और इसके अंदर गहराई के अंदर आपको क्या करना है? टेपिंग करना है। तो आप किसका यूज करोगे? तो आपके टी हैंडल टेप रिंच का यूज करोगे, ठीक है ना, टी हैंडल। तो ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना है, एक बार रिवीजन हो जाएगा अच्छे से तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपके ISO मीट्रिक थ्रेड में M10 इंटू आपके दे रखा है ये साइज 1.5 इसमें पिच है। तो इसमें एक बार तो ये बता पूछ लेता, देखो एम का मतलब होता है मीट्रिक, ठीक है, मीट्रिक हो जाता है, और 10 का मतलब हो जाता है इसका व्यास, ठीक है, व्यास हो गया, यानी मेजर डायमीटर बोल सकते हो आप। तो ये आपका व्यास हो गया, मेजर डायमीटर। और जो ये आपका 1.5 है ये क्या हो जाता है? आपका पिच हो जाता है, पिच। तो अपने को ये दे रखा है और अपने को क्या है? ड्रिल साइज की गणना करना है, यानी ड्रिल साइज आपका कितना है। तो ड्रिल साइज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो सिंपल सा वो फॉर्मूला अपने टी क्या निकालना है? ड्रिल साइज के अंदर जो फॉर्मूला है क्या होता है? टी, ठीक है, टेप ड्रिल साइज निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं टेप साइज माइनस आपके 2 इंटू 0.61 इंटू पिच, ठीक है, 0.61 इंटू क्या हो जाता है? पिच हो जाती है। तो ये आपके क्या 61 क्या हो जाता है? इसके अंदर आपके इस मतलब थ्रेड की गहराई होती है। मीट्रिक सिस्टम के अंदर थ्रेड की गहराई 0.61 होती है और ब्रिटिश के अंदर 0.64 होती है। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपके देखो एक क्वेश्चन आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। देखो क्या, अब इसके अनुसार अगर आपने क्या है इसके मान को इसके अंदर रखा और जब आंसर निकला तो आंसर आपके साथ में क्या आएगा? आंसर आएगा इसके अनुसार। देखो इसके अनुसार जो फॉर्मूले के अनुसार जो आंसर है ना वो आपके सामने आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 8 पॉइंट कितना आएगा? 17 आएगा। तो 8.17 के लगभग जो भी आंसर होगा वो राइट होगा। तो कौन सा है? 8.17 के लगभग ए ऑप्शन है ना। तो ए ऑप्शन आपके इसके क्वेश्चन के अंदर ये ए ऑप्शन राइट हो गया। लेकिन अब अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं? रेलवे की कर रहे हैं, LPCBT 2 का एग्जाम देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है एग्जाम के अंदर? तो आपको इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। रेलवे कदे ही इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करता है। आपको डायरेक्ट रूप से क्या करना है? 10 में से माइनस पिच घटा देना है, और माइनस पिच कितना है? 1.5 है। तो माइनस पिच हमने क्या कर दिया? 10 में से घटा दिया और 1.5 आया, तो इसमें आपके बच गया कितना? 8.5।
और इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8.5 होगा। तो आपके रेलवे एग्जाम में ये मानता है, जबकि जो फॉर्मूले वाला है वो नहीं मानता है। तो यहाँ पर ये गलती मत करना, और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर। तो आपको क्या करना है, रेलवे जब भी यहाँ पर साइज दे तो आपको पिच को क्या करना है, बड़े व्यास में से इसमें से घटा लेना है, और वही आंसर आपको मान्य होगा, बाकी कोई सा भी आंसर मान्य नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है, यानी आपके ड्रिलिंग ऑपरेशन में एक चक्कर में जॉब के अंदर जितना ड्रिल घुसता है ना, उसको बोलते हैं फीड। और फीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ये देखना है। तो फीड की यूनिट होती है मिलीमीटर प्रति रवे। ठीक है, ये आपकी फीड की यूनिट हो जाती है। फिर आ जाता है 67 नंबर क्वेश्चन में, आपको पूछा है वर्नियर कैलिपर के एक्स चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो इसमें आपका क्या है, एक्स वाला जो भाग है इसको बोलते हैं डेप्थ बार, और जो आपके क्या करती है, गहराई मापने का काम करती है, यानी ये डेप्थ बार आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संयोजित सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता कितनी होती है। जो प्रोटेक्टर हेड होता है आपके कॉम्बिनेशन सेट के अंदर, तो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 1 डिग्री होती है, और ये प्रत्यक्ष रूप से कोण को मापता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, एक ट्राई स्क्वायर, ठीक है, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता कितनी होती है। तो ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता होती है 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ के अंदर। ये क्या करता है, माप को एक्यूरेसी के साथ में माप सकता है, यानी कोई 10 mm का जॉब है वहां पर, तो ये क्या कर सकता है 0.002 mm की शुद्धता में माप सकता है। अगर 10 mm से मोटा है तो वहां पर एक्यूरेसी चेंज हो जाती है। ठीक है, 10 mm के लिए दे दिया। अगला क्वेश्चन, निशान देखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान यानी विटनेस मार्किंग की बोला है, तो विटनेस मार्किंग के लिए आपके किसका पंच का यूज किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, किसका करेंगे भाई, जल्दी से बता दो। किसका करते हैं, डॉट का करते हैं, पिन का करते हैं, बेल का करते हैं, या सेंटर पंच का करते हैं। तो डॉट पंच का यूज है, हम क्या करते हैं विटनेस मार्किंग के लिए करते हैं। और पिन पंच का जो यूज है वो छिद्र बनाने के लिए करते हैं, या पिन को बाहर निकालने के लिए करते हैं। बेल पंच का यूज सेंटर निकालने के लिए, और सेंटर पंच का यूज है वो ड्रिल के आपके क्या है केंद्र को पता करने के लिए, या ड्रिल के लिए आपका सेंटर पॉइंट लगाने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन 71 में क्या है, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। यानी एक टांग तो क्या होती है आपके एडजस्टेबल डिवाइडर की तरह होती है, और दूसरी टांग जो होती है वो आपकी क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है ऐसे। तो मुड़ी हुई टांग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लंगड़ा कैलिपर। और लंगड़ा कैलिपर का ही दूसरा नाम क्या होता है, जेनी कैलिपर। और जेनी कैलिपर का ही एक दूसरा नाम क्या होता है, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है। इनका नाम पूछता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है जेनी कैलिपर। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, सरफेस गेज के एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्नग। क्या बोलते हैं, स्नग। और ये जो आपका आ जाता है ना, ये वाला भाग आ जाता है आपका स्क्राइबर। क्या आ जाता है, स्क्राइबर, जो हाई कार्बन स्टील का होता है, ये स्पेंडल हो जाता है, स्पेंडल। और ये आपका जो बेस हो जाता है, बेस जो कास्ट आयरन का होता है, स्पेंडल माइल्ड स्टील का होता है, स्नग भी माइल्ड स्टील की होती है, स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का होता है। तो इसमें स्नग आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसमें भी आपके क्या है, कॉम्बिनेशन सेट के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये क्या है, तो इसमें देखो ऑप्शन में क्या है भाई, ऑप्शन में है ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, बेवल हेड है, सेंटर हेड है, स्क्वायर हेड या प्रोटेक्टर हेड है। तो ये आपका प्रोटेक्टर हेड हो जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी लिस्ट काउंट अभी हमने देखी थी कितनी होती है, 1 डिग्री होती है। फिर आपके आ जाता है इसके अंदर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया, यानी ये मार्किंग है, कोई जॉब है, इसके ऊपर जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए कौन सी मार्किंग विधि का यूज करते हैं। तो जब दो जॉब की देखो ये और ये वाली सतह है, ये दोनों 90 डिग्री में, यानी दो सतह 90 डिग्री की होती है, तो वहां पर सेंटर डेटम एज लाइन का यूज करके मार्किंग करते हैं। जब कोई जॉब आपका, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई जॉब है, अब इसमें कोई सतह 90 डिग्री में नहीं है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मार्किंग करने के लिए एक सेंटर लाइन खींचते हैं ऐसे, एक सेंटर तो ऐसे लाइन खींचते हैं, एक सेंटर ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर सेंटर लाइन विधि के द्वारा हम मार्किंग करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि अनियमित आकार का कोई ऐसे जॉब है उसके ऊपर मार्किंग करना है, तो किसका यूज करेंगे, तो केंद्र रेखा डेटम का। और अगर दो सतह 90 डिग्री में है तो वहां पर डेटम एज लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी कौन सा डायग्राम में है, तो ये डेटम एज दिखा रखा है। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इस
समांतर ब्लॉक का नाम बताइए। तो इस समांतर ब्लॉक का नाम बताना है क्या है, तो कहाँ पर है भाई समांतर ब्लॉक, ये रहा। तो इसका नाम क्या है, ये एडजस्टेबल टाइप समांतर ब्लॉक है। एक सॉलिड टाइप आते हैं, जो सॉलिड टाइप तो क्या होते हैं, ऐसे कैसे आपके क्या है, सीधे सीधे आयताकार होते हैं। जबकि ये वाला क्या कर सकते हैं, इसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा खिसका के ऊपर नीचे और एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल टाइप समांतर ब्लॉक है ये। ठीक है, तो इसमें डी आंसर राइट हो जाएगा। जॉब के ऊपर मशीन को सेट करते समय हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। हाँ, तो अगले क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 76 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, तो देखो इसके अंदर क्या है कि एक वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक का आपके मटेरियल पूछा है, तो वी ब्लॉक का मटेरियल है और फिर उसमें ग्रेड भी दे दिया। देखो तो वी ब्लॉक के अंदर जो ग्रेड होते हैं, एक तो ग्रेड होता है ए ग्रेड और एक ग्रेड होता है बी ग्रेड। ठीक है, बी ग्रेड वाला ज़्यादा एक्यूरेसी, मतलब ए ग्रेड वाला ज़्यादा एक्यूरेसी में होता है, बी वाला कम होता है। तो ए ग्रेड वाले का मटेरियल पूछा है, तो ए ग्रेड वाले का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है आपका उच्च गुणवत्ता वाला स्टील, यानी हाई क्वालिटी वाली स्टील से बनाते हैं भाई, क्वालिटी भी अच्छी है होगी उसकी अगर शुद्धता अच्छी है तो। फिर अगर बी ग्रेड वाले की बात करते हैं तो आपके दानेदार वाले कास्ट आयरन, यानी आपके क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से इसको बनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन बी का पूछता तो डी होता। और इनमें साइज भी पूछता है कभी कभार, तो साइज ए ग्रेड जो इसकी लंबाई होती है ए ग्रेड वाले की वो 100 होती है और बी वाले की कितनी होती है 300 mm हो जाती है भाई। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगर हम 77 नंबर में देखो क्या है, तो अगले क्वेश्चन 77 की बात करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रखा है, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए आपके कौन सी छेनी का यूज किया जाता है, यानी कि आपके कोनों से मार्ग को हटाना, ये कॉर्नर है ना, ये इस कॉर्नर से कोई धातु को हटाना है तो वहां पर केवल और केवल डायमंड पॉइंट चीजल का ही यूज किया जाता है और आप किसी चीजल का यूज नहीं करते हैं। इसका जो आकृति होती है डायमंड पॉइंट चीजल की, इसके पॉइंट की आकृति वी आकार की होती है। डायमंड का इसका पॉइंट नहीं बना होता है, डायमंड के समान तेज होता है, ध्यान रखना ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 78 के अंदर क्या पूछा है, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं, तो आपके किस फाइल में होते हैं भाई एक दिशा में, सिंगल कट में, डबल कट में, करवट कट में, सेकंड कट में या डबल कट में, तो किस में होते हैं भाई, तो आपके सिंगल कट के अंदर एक ही दिशा के अंदर दांते कटे रहते हैं और डबल कट में दो दिशा के अंदर विकर्ण के अंदर आपके दांते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें क्या पूछा है, 79 के अंदर लकड़ी चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट भाई फाइल है भाई, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा कि लकड़ी और चमड़े की जो फाइलिंग करने के लिए जो आपकी फाइल होती है वो होती है राफ्ट कट फाइल। ठीक है ना, किसका यूज करते हैं, राफ्ट कट फाइल का यूज करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्यों फाइल के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा सा बेवल रखा जाता है, यानी क्या है कि जो फाइल होती है उसके फेस जो होते हैं उनके क्या है लंबाई के अंदर थोड़ा सा टेपर रखी जाती है, 2/3 भाग समांतर 1/3 भाग थोड़ा टेपर रखा जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण देखो वर्क पीस पर उचित पकड़ के लिए, भाई वर्क पीस पर उचित पकड़ के लिए होता है, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, या फिर फाइल फेस और वर्क पीस के बीच क्लियरेंस देने के लिए। तो क्लियरेंस तो कोई फाइल में होता ही नहीं है ऐसा, फाइलिंग करते समय वर्क पीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के दबाव भी नहीं करता है। ये क्या करता है, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए होता है, यानी फ्लैट सतह बनाने के लिए आसानी से फाइलिंग हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 81 के अंदर क्या पूछा है, ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांसा, पीतल और कास्ट आयरन को काटने में किया जाता है। तो भाई बताओ कौन सी पिच का यूज करेंगे ब्लेड में, वो भी पीतल और कांसा या आपके क्या है कास्ट आयरन की कटिंग करना है, तो कौन सी पिच का ब्लेड यूज करेंगे, 0.8 वाली का, 1 mm वाली का, 1.4 का या 1.8 का। तो भाई साहब देखो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हमेशा क्या है पिच अधिक रखी जाती है, तो सॉफ्ट मटेरियल की जो पिच अधिक रखेंगे तो उस अधिक पिच वाली ब्लेड जो होती है वो कौन सी है आपकी 0.8 है। अगर यहाँ पर हार्ड होता ना तो फिर वहां पर आपके क्या आ जाता 0.8 आता। तो इसमें आंसर आपके राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा, यानी कि छेनी का जो क्लियरेंस एंगल है, जैसे चीजल है तो इसका चीजल का क्लियरेंस जो एंगल है वो आपका क्या है अधिक है, यानी ये क्लियरेंस कोण या आपने ये क्लियरेंस कोण होता है जो 10 डिग्री से ज़्यादा है, तो फिर छेनी क्या होगी ऐसे होगी ऊपर की साइड में, और ऊपर की साइड में होगी तो जॉब के अंदर क्या करेगी ज़्यादा घुसेगी। तो देखो छेनी स्लिप करेगी नहीं, छेनी स्लिप नहीं करती है। आगे देखो आगे इसमें क्या पूछा है, सतह पर गड्ढा कर देगी,
कटिंग एज टूट जाएगी, सतह में भारी धातु निकालेगी, यानी सतह से भारी धातु हटाने का काम फिर करेगी। गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं करेगी, सतह से भारी मात्रा में मटेरियल को हटाएगी। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिविटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। रिविटिंग के लिए कौन से हैमर का यूज करते हैं, तो रिविट के हेड को बनाने के लिए हमेशा बॉल पिन का यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछ भी रखा है। चलिए, ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग गति की इकाई क्या होती है, यानी कटिंग स्पीड की जो आपके क्या है यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर प्रति रवे, मिलीमीटर प्रति रवे, मीटर प्रति मिनट या मिलीमीटर प्रति मिनट। तो आपके मीटर प्रति मिनट के अंदर आपकी क्या है कटिंग स्पीड होती है ड्रिल के अंदर। ठीक है, तो 84 के अंदर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 84 के अंदर सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है ड्रिल के एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। तो क्या नाम है भाई इसका, तो इसका नाम एक्स वाले भाग का नाम हो जाता है लिप। एक लिप ये होता है, एक लिप ये होता है। ड्रिल में जितने फ्लूट होंगे उतने लिप होंगे, और ये लिप का दूसरा नाम होता है कटिंग एज भी होता है। तो ये आपका कौन सा भाग हो जाता है, लिप वाला भाग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ड्रिल मशीन का डायग्राम दे रखा है, तो उसमें आपके एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपके, ये आपका क्या है, तो ये आपका चक है, ड्रिल चक। ड्रिल चक को स्पिंडल के ऊपर किसकी सहायता से लगाते हैं, तो आर्बर की सहायता से लगाते हैं। आर्बर के अंदर कौन सा टेपर होता है, तो टेपर होता है मोस्ट टेपर। ये मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको क्या है थ्योरी के अंदर बता रखी है, ध्यान से देख लेना। थ्रेड का माइनर व्यास, तो थ्रेड का माइनर व्यास कौन सा कितना होता है, यानी आपकी जो थ्रेड होती है, और थ्रेड का अगर हम बात करते हैं मेजर व्यास होता है एक, तो एक माइनर व्यास होता है। तो ये चूड़ी है उसका, देखो ये मेजर व्यास तो बड़े वाला होता है, माइनर व्यास छोटे वाला होता है। तो छोटे वाला व्यास में क्या है कि आपकी ये वाला जो भाग होता है ये दांतों की गहराई होती है। तो छोटा व्यास निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये गहराई और इसको एक डबल कर दो, दो गहराई। तो दो गहराई को हम क्या करेंगे, बड़े वाले साइज में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये छोटे वाला व्यास आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या है, तो मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर मतलब मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, यानी ये आपका डी आंसर ही इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बता रखा है माइक्रोमीटर में कि माइक्रोमीटर का ये जो कौन सा भाग है, तो एक्स के रूप में इस स्पिंडल सती, स्लीव, स्लीव तो आपका ये वाला भाग है, और थिम्बल, थिम्बल वाला भाग ये आपका एक्स के रूप में है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। स्पिंडल लॉक नट, तो स्पिंडल लॉक ये वाला हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये हो जाता है आपके 89 क्वेश्चन। 89 नंबर में क्या है कि इसकी रीडिंग बताना है भाई आपको। तो रीडिंग देख लो, जूम करके दिखा देते हैं आपको, और रीडिंग क्या होगी, तो माइक्रोमीटर की रीडिंग आप बता सकते हो भाई इसमें क्या है। तो देखो 0, 5, 10, तो यहाँ पर आपकी कितनी लाइन, 10 mm तो यही हो गया, 10 हो गया। फिर 11वीं लाइन दिख रही है, 12वीं दिख रही है, 13वीं लाइन आपको दिख रही है। तो 13 mm तो आपके क्या हो गया, सीधा का सीधा ही हो गया, इसने माप लिया। 13 mm के बाद में आपके क्या है कि इसमें एक लाइन आपको 0.5 वाली दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, तो ये दिखाई दे रही है। तो आपको सब डिवीजन लेना है 0.5 mm। ठीक है, थिम्बल डिवीजन कितना है, तो थिम्बल डिवीजन आपको कौन सी लाइन मिल रही है ये, तो 10, 11, 12, 13वीं लाइन ही आपके थिम्बल डिवीजन में मिल रही है। अब 13वीं लाइन थिम्बल डिवीजन में मिल रही है, तो एक भाग का मान कितना होता है, 0.01 होता है। तो 13 का कितना हो जाएगा, तो 13 का आपको 0.13 हो जाएगा। तो 0.13 हो जाएगा, तो इसको भी आप 0.13 को यहाँ लिख लो, और फिर इसको जोड़ के निकाल लो। तो कितना हो जाएगा आपका 13.63। ठीक है, 67 ये आपकी रीडिंग आ जाती है। तो ये रीडिंग इसके अंदर 13.67 है नहीं। ये अब देखो इसके अंदर रेंज भी दे दी ना, 50 से 63, 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर है, तो आपको 50 को क्या करना पड़ेगा, 50 के अंदर ऐड करना पड़ेगा। 50.00 के अंदर 50 से ज़्यादा माप पाएगा, तो 50 में कितना 13.67 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0.63, फिर 3 और 6, यानी 63.63। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका रीडिंग का। अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें पूछा है 90 के अंदर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये आपका क्या है, एडजस्टेबल स्लाइड है, ये एडजस्टेबल स्क्रू है, ये स्क्राइबर हो जाता है,
ये पूरा का पूरा आपका एडज वर्नियर हेड या स्लाइडिंग हेड बोलते हैं। ये बीम होती है जिसके ऊपर क्या होती है, मेन स्केल होती है। ये आपका आधार होता है। ये आपका है क्या, वर्नियर हाइट गेज। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है, फाइन एडजस्टमेंट स्लाइड। अगले में क्या है, इस वाइस का नाम बताना है। तो इस वाइस का नाम क्या है, बता दो भाई जल्दी से, वाइस का नाम क्या है। तो इस वाइस का नाम है आपके बेंच टाइप वाइस, नहीं सॉरी, क्विक रिलीजिंग वाइस। क्या नाम है, डी ऑप्शन, क्विक रिलीजिंग वॉइस है। क्विक रिलीजिंग कैसे पता चला, आप सभी इसके अंदर क्या करोगे, देखो देखते ही क्या करोगे, बेंच वॉइस, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सी वॉइस है, क्विक रिलीजिंग है, यानी जल्दी खुलने कसने वाली वॉइस है। अब देखो इसके अंदर ध्यान से देखना, यहाँ पर इस वॉइस के अंदर देखो एक लीवर लगा हुआ है। ये लीवर अगर है तो आपकी क्विक रिलीजिंग वॉइस है। अगर ये लीवर यहाँ पर नहीं रहता ना तो फिर आपकी कौन सी होती है, बेंच वॉइस होती है। तो इस लीवर को दबा के और फिर इसको क्या किया जाता है, जल्दी से खोला और कसा जाता है। इसमें एक हाफ नट लगा रहता है, इधर हाफ इधर हाफ, बीच में स्पेंडल चलता है। तो इसमें भी नट कौन सा होता है, हाफ नट होता है, ध्यान रखना। एकमात्र वाइस है जिसके अंदर हाफ नट लगा रहता है, उसका नाम है क्विक रिलीजिंग बेंच वाइस। और इसका आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई आपके वॉइस के जो आपके सॉरी फाइल का है, फाइल का डायग्राम दे दिया, इसके भाग का नाम क्या है। तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं आपके एज। क्या बोलते हैं, एज। और एज के ऊपर अगर दांते हैं ऐसे तो आपको उसको बोलते हैं केवल एज, अगर दांते नहीं हैं तो उसको बोलते हैं शेप एज। और शेप एज जो आपकी फाइल होती है वो हैंड फाइल का दूसरा नाम होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, शेप एज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर में ये देखो ऑपरेशन है, वो कौन सा ऑपरेशन है, क्या कर रहा है, ये देखना है। तो ये ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर एक नीचे जॉब है, तो उसमें क्या है, देखो 90 डिग्री पर अंकन कर रहा है, यानी मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री, मार्किंग तो कर नहीं रहा है ये 90 डिग्री में। समतलता की जांच कर रहा है या स्क्वायरनेस की जांच कर रहा है। स्क्वायरनेस की जांच करता है तो वो चारों कोणों पर लगा के चेक करता है, इधर इधर इधर। तो स्क्वायरनेस की जांच भी ये नहीं कर रहा है। फिर सही कोण पर कार्यखंड को सेट कर रहा है, तो कोण के ऊपर भी कार्यखंड को कोई को ये सेट नहीं कर रहा है अभी। ठीक है ना। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। यानी आपको एक कोई रफ सतह है या फोर्जिंग वाली सतह या कास्टिंग वाली सतह, जो अपने फिटर के अंदर जो आती है ना, फिटर टर्नर मशीनिस्ट डीजल जिस सब ट्रेड के अंदर, उनके अंदर फोर्जिंग और जो कास्टिंग वाली सतह होती है वो सबसे रफ सतह मानी जाती है। और उसके ऊपर जो मार्किंग मीडिया यूज करते हैं वो आपको इधर ही दिख रहा होगा, व्हाइट वाश का यूज करते हैं। और पियर्सन ब्लू का उनका तो यूज बहुत ज़्यादा फिनिशिंग वाली सतहों के ऊपर किया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी आपने क्या किया, एक डिवाइडर को तेज कर लिया और उस डिवाइडर की नोक को फिर क्या फिनिश करना है, तो फाइल करके करते हैं, ग्राइंडर करके करते हैं, खरोंचनी करके, या ऑयल स्टोन के माध्यम से करते हैं। तो ऑयल स्टोन एक पत्थर का टुकड़ा आता है, उसके ऊपर रगड़कर डिवाइडर की नोक को तेज किया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग, तो बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग है कोण मापने के लिए करते हैं, बिल्कुल, वो भी 1 डिग्री की शुद्धता के अंदर प्रत्यक्ष मापी औजार है। फिर आता है, आपको एक फाइल का नाम दे रखा है, विशेष फाइल के अंतर्गत ये फाइल आती है और इस फाइल का नाम आपको बताना है। तो रिपलर फाइल तो अभी हमने देखा ही था, टिंकर फाइल, बेरेट फाइल या क्रॉसिंग फाइल। तो इसको फाइल का नाम जो होता है टिंकर फाइल होता है, और गाड़ियों की टिंकरिंग करने के लिए ऑटोमोबाइल के अंदर इसका यूज करते हैं, जो बॉडी की टिंकरिंग करते हैं ना, तब इस फाइल का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो खोखली बेलनाकार जॉब है, देखो इसमें खोखली बेलनाकार जॉब बोला, यानी पाइप के टुकड़े को पकड़ना है, तो पिन वाइस का, पाइप वाइस का, हैंड वाइस का, बेंच वाइस का, तो भाई पाइप वाइस का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के पिच का उपयोग किया जाता है। यानी जहां पर पतला शब्द आ गया ना, जहां पर पतली सीट है, पतली ट्यूब है या थिन ट्यूब है, तो उस वहां पर हमेशा जो हेक्सा ब्लेड की जो पिच है वो आपके क्या है, 0.8 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होता है, पतले जॉब के ऊपर हेक्सा ब्लेड का चुनाव वो करना चाहिए जिसके दांते कम से कम आपके 2 या 3 दांते हेक्सा ब्लेड के जॉब के ऊपर टिक जाए। और पतली सीट है तो वहां पर आपके 0.8 वाली ब्लेड के ही दांते आपके 1 या 2 टिकते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली शाख का उपयोग किया जाता है।
यानी क्या है कि जॉब को जैसे विभिन्न प्रोफाइल ऐसे डिजाइन के अंदर काटना है तो कौन सी पावर सा का यूज करते हैं ये पूछा है इसके अंदर। तो आपके पावर सा का यूज किया जाता है, जो आपके रेसिप्रोकेटिंग पावर सा आता है उसको केवल पावर सा भी कहते हैं भाई। सर्कुलर सा का कहते हैं, सर्कुलर सा का उपयोग है बड़े व्यास वाले जॉबों को काटने के लिए करता है, उसमें एक डिस्क लगी रहती है। कंटूर बैंड सा या हॉरिजॉन्टल बैंड सा, तो कंटूर बैंड सा जो आती है उसका यूज है वो आडी टेढ़ी मतलब कोई सी भी डिजाइन के अंदर अगर आपको जॉब की कटिंग करना है तो वहां पर कर सकते हैं। और इसके अंदर ब्लेड टूट जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, वापस उसको ठीक भी कर सकते हो, वेल्डिंग कर सकते हो बट जॉइंट के माध्यम से। तो ये 100 क्वेश्चन हमने कर लिए कंप्लीट। और अगले सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर उससे अगले सेशन के अंदर 50, ऐसे ऐसे करके हम सारे के सारे क्वेश्चन निम्मी के ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को थैंक यू है। ओके।